नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया पाठ लेके। ये है हमारी विज्ञान की पुस्तक, ठीक है। विज्ञान की पुस्तक कक्षा 6 की, जिसका ये अध्याय है 16, ठीक है। ये आखिरी अध्याय है विज्ञान का। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा आखिरी पाठ होगा क्या, अध्याय 16, ठीक है। कचरे का संग्रहण एवं निपटान। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार से कचरे का संग्रहण करना चाहिए और उसका किस प्रकार से निपटारा करना चाहिए, ठीक है मित्रों। तो आइए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मेरी जो है वो पूरा देखें, तभी आप इन विषयों को अच्छे से समझ पाएंगे और इन्हें समझ पाएंगे और इनके बारे में सोच पाएंगे, ठीक है मित्रों। और इनसे कुछ आईएमपी पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिख पाएंगे, ठीक है मित्रों। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का पाठ, कचरा संग्रहण एवं निपटान, जिसमें हम कचरा के संग्रहण और उसके निपटारे के बारे में जानेंगे कि आखिरकार इसे कचरे का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए और कचरे का निपटारे की कौन कौन सी विधियों का हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। हमने अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों में प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं, ठीक है मित्रों। तो क्या करते हैं हम, प्रतिदिन अपने घरों, विद्यालयों, ऑफिसों में से प्रतिदिन बहुत सारा कचरा क्या करते हैं, कचरा कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध तथा तेल जिन्हें हम दुकान से खरीदते हैं, प्रायः प्लास्टिक की थैली अथवा टीनों में पैक होता है। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं, ठीक है मित्रों। देखिए, हम जो भी सामान लाते हैं किराने की दुकान से, वो अधिकतर क्या होती हैं, पन्नी, पॉलीथीन से पैक होती हैं, ठीक है। तो हम उसे पॉलीथीन से निकाल लेते हैं और जो पॉलीथीन होती है उसे हम बाहर फेंक देते हैं। कभी कभी तो ये क्या होती हैं, ये सभी जो पैकिंग होती है वो क्या होती है, पॉलीथीन वाली पैकिंग होती है। तो इस पैकिंग में से हम अपना ज़रूरी सामान निकाल लेते हैं और पैकिंग को फिर फेंक देते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्रायः हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं, ठीक है मित्रों। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए जिनकी उपयोगिता हमारे लिए ना के बराबर है, ठीक है मित्रों। हमें किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि इसका उपयोग हम करेंगे या नहीं, ठीक है मित्रों। क्योंकि उसका उपयोग यदि हम नहीं करेंगे तो जिसका उपयोग उसको करना है वो चीज़ उसके लिए उपयोगी है और हम उसे खरीद लाए हैं, ठीक है। अब वो क्या होगा, जिसके लिए वो चाहिए वो उसके पास उसको वो दूसरी लेगा, ठीक है। वहाँ पे दुकान में तो उसको मिल जाएगी, लेकिन होगा क्या, इससे बर्बादी होती है, ठीक है मित्रों। अब आप तो उस चीज़ का उपयोग कर नहीं रहे, तो इससे क्या हुआ, वो एक प्रोडक्ट खराब हो गया। अब वो खराब होगा तो कहाँ जाएगा, अब एक तो उपयोग भी नहीं हुआ, अब वो क्या हो गया, वो खराब हो गया। तो इसलिए क्या है, हमें किसी भी चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से खरीदना चाहिए, ठीक है मित्रों। अनावश्यक खरीदी हमें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हर चीज़ की हानि होती है। देखिए, एक तो आपके पैसे खराब हुए, उसके साथ में वो खराब हो गया। अगर वो खाने की चीज़ थी तो किसी दूसरे व्यक्ति को मिल सकती थी, वो उसे खा के अपना पेट भर सकता था, ठीक है। तो इसलिए हमें सारी चीज़ों की हानि होती है। देखिए, वो प्रोडक्ट बना और वो किसी काम भी नहीं आया, तो प्रोडक्ट बनाने का मतलब क्या निकला, है ना मित्रों। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। हम प्रायः सार्वजनिक स्थलों पर, बसों, रेलगाड़ी में मूंगफली खाने के बाद उसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता जाता है, ठीक है मित्रों। तो अगर कोई बच्चा आपको ऐसा दिखता है सिर्फ खेल के लिए पेंसिल छील रहा है, तो उसे आप मना कीजिए, ठीक है मित्रों। और जो भी कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं वो फिजूल में इस प्रकार के काम ना करें। इससे क्या होता है, देखिए, जैसे कि आपके माता पिता ने आपको पेंसिल लेके दी, ठीक है, तो अब आप उसे खेल खेल में छीलेंगे तो क्या होगा, आपकी वो पेंसिल जल्दी ख़त्म होगी और इससे क्या होगा, आपके माता पिता के पैसे बर्बाद होंगे, ठीक है मित्रों। इसी प्रकार से आप पेन उपयोग करते होंगे तो आप पेन को भी सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए, उसे
अनावश्यक रूप से उसकी निप ना तोड़ें। कुछ कुछ बच्चों का रहता है कि वो पेन से भी खेलते खेलते रहते हैं और फिर कुछ समय बाद वो जल्दी ही पेन खराब हो जाता है। देखिए इससे भी क्या होगा कि आपके माता पिता के पैसे खराब होंगे और चीज़ की हानि होगी, जिससे क्या होगा, कचरा बढ़ेगा। ठीक है मित्रों, यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख लेते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है तो पेज को फाड़कर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल को भी बाहर फेंक देते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो भी चीज़ हमारे लिए उपयोगी नहीं होती हम उसे बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कूड़ा है। ठीक है, तो यही कचरा होता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता, उसे क्या है, हम बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों अथवा आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? क्या विचार आपके विचार से यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? तो देखिए मित्रों, अगर हम आसपास, अपने घरों के आसपास कचरा इस प्रकार से इकट्ठा करते जाएं तो क्या होगा, इससे बीमारियां फैलेंगी और हम बीमार पड़ सकते हैं। कभी कभी हमें कोई खतरनाक बीमारी भी हो सकती है जिससे हमारी जान भी जा सकती है। ठीक है मित्रों, तो कचड़े को घर से बाहर सावधानी पूर्वक ऐसी जगह पे फेंकें जहाँ पे उसका अच्छे से प्रबंधन किया जाता हो। ठीक है, आजकल तो कचरा गाड़ी आती है, आप सारा कचरा कचरा गाड़ी में डाला करें। ठीक है मित्रों, यहाँ वहाँ ना फेंकें और उसे जलाए भी ना, क्योंकि जब पॉलीथीन को जलाया जाता है तो उसमें बहुत ही हानिकारक गैसें होती हैं जो कि वायुमंडल में फैलती हैं और वायु प्रदूषण भी फैलाती हैं। ठीक है मित्रों, तो आप कचरे गाड़ी में कचरा डालें, वो उसे उचित जगह पे ले जाके इकट्ठा करेगी या रिसाइकिल प्लांट ले जाएगी। ठीक है मित्रों, जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदान से इस कूड़े को ले जाता है तो वह कूड़ा कहाँ चला जाता है? क्या फिर इसका इस्तेमाल होता है? क्या यह संभव है कि सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे कोई हानि ना हो? तो हाँ मित्रों, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। इसके लिए प्लांट लगाए जाते हैं जिसमें वो सारा का सारा कचरा रिसाइकिल किया जा सकता है। उसमें से अलग सारे पदार्थों को अलग अलग किया जाता है और उन्हें उपयोगी बना लिया जाता है। क्या हम इस दिशा में किस प्रकार से अपना कुछ योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। मैं आशा करता हूँ आप इस अध्याय को पढ़ने के बाद कचरे से संबंधित सावधानी बरतेंगे। ठीक है मित्रों, पहेली और बूझो। पहेली क्या कहता है? पहेली बूझो के विद्यालय के बच्चों ने, ठीक है, पहेली बूझो के विद्यालय के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा उसमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में सीखेंगे। ठीक है मित्रों, तो इसमें हम क्या है, कचरे का निपटान सीखेंगे। जो बड़े लोग हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो भी कृपया इस पाठ को ध्यान से सुने और कचरे के निपटान में अपना सहयोग दें। अनावश्यक चीज़ों को ना खरीदें, इधर उधर कचरा ना फैलाएं। ठीक है, और ये वाला जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, इसे पूर्ण करने में अपना योगदान दें। ठीक है मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना है। देखिए मित्रों, आज चल रहा है 2022, ठीक है, फिर भी वो 2019 तक तो खुले में शौच मुक्त भारत अभियान पूर्ण कर लिया गया था, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पर देखा जा सकता है कि लोग बाग खुले में शौच करने आते हैं। ठीक है मित्रों, तो उन्हें अपने मन से सोचना चाहिए कि हमें खुले में शौच नहीं करना है। ठीक है मित्रों, इसके साथ भी स्वच्छ भारत अभियान के बहुत से लक्ष्य थे जिन्हें पूरा करने में हमें अपना योगदान देना चाहिए। आज भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो कचरे को कचरे गाड़ी में नहीं डालते हैं, यहाँ वहाँ फैला देते हैं, या फिर वो फैला देंगे फिर वो उसे जलाएंगे।
तो उसे जलाने से किसी भी दूसरे लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब प्लास्टिक जलता है तो उससे बहुत ही बुरी दुर्गंध आती है। ठीक है मित्रों, वो श्वसन के लिए हानिकारक होती है। तो इन सारी चीज़ों को उन लोगों को समझना चाहिए जो इस प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है मित्रों, आइए आगे पढ़ते हैं हम 16.1 कचरे का निपटान। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्रित करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गहरे गड्ढे होते हैं ले जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो सफाई कर्मी क्या होते हैं, कूड़ा को एकत्रित करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में ले जाते हैं जहां पे गहरे गहरे गड्ढे होते हैं। इन खुले क्षेत्रों का भराव क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इन खुले क्षेत्रों को क्या कहते हैं, भराव क्षेत्र कहते हैं। वह कचरे की उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसी रूप में उपयोग ना किया जा सकने वाले कचरे को पृथक किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो वहाँ क्या है, कचरे को पृथक किया जा सकता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, और जिसका उपयोग ना किया जा सकने वाले कचरे में दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है, जिसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं और जिसका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी जेसीबी है, ये कचरे को इकट्ठा कर रही है इस प्रकार से। ठीक है, कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयवों को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्रायः इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्र के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या है, आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा सीखें। उससे पहले पहेली का क्या कह रही है जान लेते हैं। पहेली यह जानने को उत्सुक है कि कचरा उपयोगी कैसे हो सकता है, फिर इसे फेंका ही क्यों गया। क्या इस कूड़े कचरे में कुछ ऐसा भी है जो वास्तव में कचरा है ही नहीं। देखिए, सामान्य तौर पर हमारे लिए क्या कचरा होता है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है मित्रों, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है वो हमारे लिए कचरा है। ठीक है, और वही चीज़ किसी दूसरे के लिए उपयोगी हो सकती, तो वो उसके लिए कचरा नहीं होगा। ठीक है, अब क्रियाकलाप 1 है अपने घर के कचरे। क्या करना है आपको, अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्रित कीजिए, फिर उसे 2 समूहों में इस प्रकार पृथक कीजिए कि वस्तुएं हों। ठीक है, इनमें से इस प्रकार कीजिए कि उसमें से वस्तुएं हों। कैसे, समूह 1 में क्या आएगा, रसोई घर का कचरा, जैसे फल एवं सब्जी के छिलके, अंडों का खूल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्ती, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां एवं कागज की थैलियां भी इस समूह में सम्मिलित की जा सकती हैं। और दूसरे में क्या करना, समूह 2 में कपड़े के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियां, टूटा कांच, एल्यूमिनियम के रिपर्स, कीलें, पुराने जूते, टूटे खिलौने। ठीक है मैं तो देखिए, आप देख सकते हैं समूह 1 में जो कचरा है वो आसानी से हम उसे मतलब कि हम उसे क्या कर सकते हैं, गला सकते हैं। लेकिन जो समूह 2 में जो कचरा है हम उसे आसानी से नहीं जला सकते। ठीक है मित्रों, अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक ढेरों में बांटिए। क्या है, 2 पृथक ढेरों में बांटना है। इनमें ABCD से नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह की एक ढेरी को प्लास्टिक की 2 पृथक पॉलीथिनों में भरकर उनकी मुंह को कसकर बांध दीजिए। मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियों और दूसरे ढेरों को पृथक पृथक गड्ढे में डालकर उन्हें मिट्टी से ढक दीजिए, चित्र 16.2 के अनुसार। देखिए मित्रों, आपको इस प्रकार से क्या करना है,
4 पॉलीथिनों में उन कचरे को, पहले आपने 2 में किया था, उसके बाद आपको 4 पॉलीथिनों में पृथक करके अलग अलग गड्ढों में भर देना है। इसके बाद में कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, क्या कर सकते हैं आप, इस कचरे को आप गमले में भी दबा के रख सकते हैं। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर की मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना तथा उसमें से कोई दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण गलन हो गया है। ठीक है मित्रों, अगर कचरा काला हो गया है और उसमें से कोई दुर्गंध भी नहीं आ रही तो इसका अर्थ है कि वह पूर्ण रूप से विगलन हो चुका है। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इस प्रकार 2 दिन के अंतर पर इनका अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों को सुझाए अनुसार नोट कीजिए कि क्या क्या कचरा पूर्णतः गलित है एवं उसमें दुर्गंध नहीं आती। ठीक है, आपको इस प्रकार से उसे वर्गीकृत करना है, अपने प्रेक्षणों को नोट में लिखना है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको तब मिल पाएंगे जब आप उस कचरे का प्रेक्षण करेंगे। ठीक है, आंशिक रूप से विगलित है, लगभग पूर्णतः विगलित है, परंतु कभी कभी दुर्गंध आती है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आपको अलग अलग कचरा लिखना है। किस ढेर के कचरे का विगलन हुआ और किसका नहीं। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है फिर किस कचरे का विगलन हुआ है और किसका नहीं। अपनी परीक्षणों के आधार पर सारणी 1.16.1 के कॉलमों में अपने विकल्पों 1, 2, 3 या 4 को भरिए। यदि आपने कुछ और प्रेक्षण किए हैं तो उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखना ना भूलें। जो कचरा विगलित नहीं हो पाया है उसे जलाइए अथवा फेंकिए नहीं। ठीक है मित्रों, उसे क्या कर दीजिए, जलाइए। मैं तो कहूँगा उसे जलाइए भी नहीं, उसे उसी प्रकार से रखा रहने दीजिए। ये कचरा पूर्णतः विगलित हो गया हो और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे उस मृदा में मिला दें जिससे आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान करेगा। आपने इस क्रियाकलाप से यह परीक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विगलित हो जाती हैं जिनसे खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधे के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो किस क्रिया को कंपोस्ट कहते हैं, जब कुछ पदार्थ विगलित हो जाता है और खाद में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिका 2 प्रकार के कचरे को एकत्रित करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। प्रायः एक रंग नीला और दूसरा रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातु, कांच। क्या आपने यह ध्यान दिया कि ये वही पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर में विगलित नहीं हुए थे। हमारे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए होते हैं। ठीक है मित्रों, हमारे कूड़ेदान जैसे रसोई तथा अन्य पादप जंतु अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए होते हैं। हरे कूड़ेदान, ठीक है, रसोई वाले, ठीक है, जिन्हें हम विघटित कर सकते हैं, जिनसे कंपोस्ट बनता है। आपने यह नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विगलित हो जाते हैं। कौन से? जो रसोई से निकलते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रियाकलाप एक में किए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे 2 समूहों में पृथक करना क्यों आवश्यक है। ठीक है मित्रों, तो जब भी आप कचरे को फेंकें तो उसे 2 समूहों में जरूर पृथक कर लें। तो देखिए मित्रों, आपको इस प्रकार से कचरे की ढेरी यहाँ पे लिखी हुई है ABCD। यहाँ पे उनमें होने वाला परिवर्तन लिखना है कि 4 दिन बाद क्या परिवर्तन हुआ, फिर उसके 6 दिन बाद आपने देखा तो क्या परिवर्तन हुआ, फिर आपने 2 सप्ताह बाद देखा तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ,
उसके बाद आपने जब 4 सप्ताह बाद देखा तो क्या परिवर्तन हुआ। तो सारे परिवर्तनों को इस प्रकार से सारणी बनाने के बाद आपको इसमें लिखना है। ठीक है मित्रों, क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्ती के ढेर देखे हैं? बहुधा इन्हें जला देते हैं। प्रायः किसान भी कटाई के पश्चात खेतों की सूखी पत्तियों की फसली पादपों को अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाते रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए सड़क के किनारे कचरे के ढेर होते हैं सूखी पत्तियों की, इन्हें भी हमें जलाना नहीं चाहिए। ठीक है मित्रों, इन्हें भी क्या करना चाहिए, इनसे हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। ठीक है मित्रों, क्या बना सकते हैं, इससे हम खाद बना सकते हैं, इसलिए इन्हें जलाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से किसान जो कटाई के बाद जो खेत में सूखी पत्तियां बचती हैं, फसली बचती हैं, उनसे भी वह क्या बना सकता है, कंपोस्ट बना सकता है। ठीक है मित्रों, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता, वो तो जलाते ही हैं। उनका कहना ये होता है कि हमने जब खेत की जो भी चीज़, जो भी बचा अपशिष्ट, उसे जला दिया तो इससे क्या हुआ, जो भी खेत में सूक्ष्म जीव थे, वो जो खराब जीव थे जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कीट वगैरह इससे जल जाते हैं। ठीक है मित्रों, जब फसल की कटाई के बाद खेतों में आग लगा दी जाती है तो वो इसलिए लगा देते हैं कि एक तो उनको सारा कचरा इकट्ठा नहीं करना पड़ता, और एक बात ये होती है कि जो भी वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं, वो भी उस आग के साथ मर जाते हैं। ठीक है मित्रों, इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस तथा धुआं उत्पन्न होता है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों का उपयोग कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, देखिए इस प्रकार से जला दिया जाता है। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहेली एवं बूझों द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण एवं विचार इस प्रकार है। बूझों ने अपनी नोटबुक में लिखा, पत्तियों को ना जलाएं, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा, सरकार ने पत्तियां जलाना चोरी क्यों नहीं माना। ठीक है, क्या लिखा है, पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा, सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। तो उसका कहने का मतलब है इसे चोरी मानना चाहिए। तो अब देखिए, वास्तव में चोरी नहीं, उसका अभिप्राय गैर कानूनी अपराध अथवा अपराध से था। ठीक है मित्रों, वो असल में ये कहना चाहती है कि पत्तियों को जलाना अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं माना जाता। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादप अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए। हाँ मित्रों, ऐसा कानून जरूर बनना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कचरा ना जलाया जाए। ठीक है मित्रों, कचरे को जलाने से क्या होता है, जो हमारे आसपास का वातावरण है वो दूषित होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें आँखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, ये सारी परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो कारखानों का धुआं होता है उसका भी उचित निपटान करना चाहिए, क्योंकि वो हमें लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा बड़ी अवधि में कुछ सालों के बाद हमें उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है मित्रों, बर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, बर्मी कंपोस्टिंग, अब आप आइए जानते हैं बर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी खुद अच्छे मित्र बन सकते हैं। मित्र के विषय में बात करते समय क्या आप यह जानते हैं कि केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। यह पता लगाइए कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है। ठीक है मित्रों, तो आपको ये पता लगाना है कि यह केंचुए किस प्रकार से कंपोजिट में सहायक होते हैं। लाल केंचुआ की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए क्रियाकलाप 2 में हम इसे
देखते हैं हमें क्या करना होगा। मैदान में आइए एक गड्ढा खोदिए, कितना, 30 सेंटीमीटर गहरा। कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आप क्या विचार करते हैं जहां सीधी धूप नहीं पड़ती हो। आइए अब गड्ढे अथवा बक्से में लाल केंचुए के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। गड्ढे अथवा बक्से की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए। आप विकल्प के रूप में तली में रेत की 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जी अथवा फलों के अपशिष्ट बिछा दीजिए। आप हरी पत्तियां, पौधों की सूखी डंडियां, टुकड़े भूसा, समाचार पत्र, 1 इंच चौड़ी पट्टियां काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को काटकर भी पट्टियां बना सकते हैं, परंतु चमकीले क्षमा कीजिए मित्रों, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज थोड़ी सा नीचे आ गए मित्रों, हम थोड़ी सा नहीं, बहुत नीचे आ गए। देखिए आपको क्या करना है उसमें, हाँ देखिए आपको उसमें क्या करना है, चमकीले प्लास्टिक वाले कागजों को नहीं लगाना। ठीक है मित्रों, आपको सामान्य कागज लगाना है, ऐसे कागज नहीं लगाना जिसमें प्लास्टिक हो, एवं कार्टन का प्रयोग ना करें। रेत अथवा तार की जाली पर सूखे गोबर भी बिछाया जा सकता है। क्या बिछाया जा सकता है मित्रों, गोबर भी बिछा सकते हैं। कुछ जल छिड़ककर इस परत को नम बनाइए। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक ना हो कि वह बहने लगे। ठीक है, अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे फूला ही रहने दीजिए। ठीक है मित्रों, आपको उसे दबाना नहीं है, ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। ठीक है, अब आपका गड्ढा लाल केंचुए के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुए खरीदकर उन्हें अपने गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। आपके लाल केंचुए के भोजन चाहिए, आप इन्हें फल, सब्जियां, अपशिष्ट कॉफी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्ती तथा खेत एवं बगीचे की खरपतवार दे सकते हैं। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस, दूध, निर्मित अपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केंचुए को न दें। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उनमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिन के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहिए तथा उसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहें। ठीक है मित्रों, तो आपको ये थोड़ी थोड़ी हिलाते रहना है कुछ दिनों के अंतराल पे। ठीक है, ये है जो अपशिष्ट हमें नहीं डालना है। ठीक है मित्रों, ये है लाल केंचुए के लिए। अच्छा चमक जी, ये है लाल केंचुए का आहार, ये आप डाल सकते हैं लेकिन मांस के टुकड़े नहीं डाल सकते। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, उनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? गिजर्ड कहते हैं। देखिए मित्रों, अब आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि लाल केंचुए की संरचना को क्या कहते हैं। तो लाल केंचुए की संरचना को क्या कहते हैं? गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। ठीक है मित्रों, क्या करता है?
भोजन को पीसने में सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा लेता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुओं की भली भांति देखभाल करते हैं तो 1 मास में उनकी संख्या दुगनी हो जाएगी। ठीक है मित्रों, 3-4 सप्ताह के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानी पूर्वक परीक्षण करते रहें। क्या आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है? अब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। आपको 3-4 सप्ताह के अंतराल पे देखना रहता है। जब भी आप उसे देखें, उसे सावधानी पूर्वक उसका परीक्षण करें और अब आपको जैसे ही मिट्टी जैसा काला पदार्थ दिखता है, ठीक है, कैसा देखिए, मिट्टी जैसा काला पदार्थ आपको उसमें दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि अब आपकी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो चुकी है। इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाइए। इसका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है। ठीक है मित्रों, अब क्या कीजिए, उसी गड्ढे के पास में दूसरा एक और गड्ढा कीजिए और उसमें सारी खाने की चीज़ों को डाल दीजिए। अब जो केंचुए थे हमारे लाल केंचुए जो पहले वाले गड्ढे में थे, अब वो दूसरे वाले गड्ढे में अपने आप ही आ जाएंगे। अब आप उसमें से सारी आपकी वर्मी कंपोस्ट निकाल लीजिए और आप अब उन्हें गमलों में डाल सकते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए इस प्रकार से आपको करना है। ये हमारे किसान भाई करते हैं। गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि हैं। ठीक है, गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि हैं। आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। ठीक है मित्रों, जो इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट बनाता है उसे आप ये केंचुए आप उन्हें भी दे सकते हैं। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट को आप अपने गमलों, बगीचों, खेतों में डाल सकते हैं। अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है। बताइए मित्रों, क्या यह अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है? तो हाँ मित्रों, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं वे बड़े गड्ढे में वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हैं। इससे आपके बहुत से धन की बचत भी होगी जो आप महंगे रासायनिक उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए करते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करके इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं जिससे आपको महंगे रासायनिक उर्वरक एवं खाद खरीदने में खर्च नहीं करने पड़ेंगे पैसे। ठीक है मित्रों, सोचिए और फिर फेंकिए। देखिए, हम बहुत सा कचरा बिना सोचे समझे फेंक देते हैं। अब आप जब भी कचरा फेंकें तो जरा सोच के फेंकिए। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है, इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्रित करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और इसमें कुछ दिनों तक अपने घर का कचरा एकत्रित कीजिए। कितने दिन में यह बाल्टी पूरी भर जाती है? आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं? यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा लें तो क्या अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा? हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं, क्या यह सच नहीं है? हाँ मित्रों, यह बिल्कुल सच है। हम प्रतिदिन कचरे के बहुत बड़े बड़े पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं। आइए अब हम ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहां लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहां कचरा कम निकलता है। देखिए मित्रों, मेरे घर में भी कचरा बहुत ही कम निकलता है। हम सोच समझ के कचरे को फेंकते हैं। ठीक है मित्रों, इसलिए आप भी अपने घर से सोच समझ के कचरे को फेंकें
जो चीज़ पुनः उपयोग में लाई जा सकती है उसे पुनः उपयोग में लाएं। ठीक है। नन्नू छठी कक्षा में पढ़ता है। तो देखिए नन्नू किस कक्षा में पढ़ता है? छठी कक्षा में पढ़ता है। नन्नू छठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नन्नू इसकी कोई चिंता नहीं करता। ठीक है मित्रों। तो देखिए नन्नू को तो मज़े करना है, तो नन्नू अपनी नोटबुक में से पन्ने फाड़कर बहुत से वायुयान बनाता है, लेकिन उसकी माँ जब देखती है तो उसे बहुत बहुत ही कष्ट होता है, परंतु नन्नू को इससे कुछ लेना देना नहीं है। एक बार नन्नू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया था। वहाँ अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई गई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी। ठीक है मित्रों। उसने क्या की थी? पुरानी चार्टों से क्या बनाई थी? फाइलें बनाई हुई थी। पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथिन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नन्नू आश्चर्यचकित रह गया था। ठीक है। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्र से एक डायरी भी। ठीक है। तो देखिए हमारे घरों में विवाह के निमंत्रण पत्र आते हैं, तो श्याम के घर में भी इसी प्रकार से ढेर सारे निमंत्रण पत्र इकट्ठे हो गए। उससे उसने क्या बना ली थी? डायरी बना ली थी। एक दिन प्रातः नन्नू अपनी नानी को ढूंढते हुए पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नन्नू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही हैं? यह लेप क्या है? यह कागज की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज से तैयार किया है। आप इसमें तथा इसमें मैंने कुछ धान की फूसी भी मिलाई है, नानी ने उत्तर दिया। ठीक है। तो ये नानी का उत्तर था। वो उसने पूछा, नानी ये आप क्या कर रही हैं? तो नानी ने बताया कि मैं कागज़ की लुगदी बना रही हैं। और इसमें क्या मिलाई? मिट्टी भी मिलाई है, चिकनी मिट्टी भी मिलाई है और कागज़ भी है इसमें, और इसमें उन्होंने कुछ धान की फूसियाँ भी मिलाई हैं। ठीक है। परंतु आप टोकरी पर क्यों लगा रही हैं? नन्नू ने पूछा। तो नन्नू फिर से प्रश्न पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसे टोकरी पे क्यों लगा रही हो? तो नानी ने क्या उत्तर दिया? इससे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। ठीक है मित्रों। क्या कर रही हैं वो? टोकरी को पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए इस प्रकार का काम कर रही हैं। क्या तुम इसे मुझे सिखाना चाहोगे? क्षमा कीजिए, क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? नानी ने कहा। ठीक है। नन्नू को इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की फाइलों से भी कागज फाड़ने शुरू कर दिए थे। देखिए मित्रों, नन्नू बहुत ही शरारती बच्चा है, इसलिए वह इस प्रकार की क्रियाकलाप कर रहा है। श्याम ने नन्नू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागजों को एकत्रित कर लिया था और वह सोच रहा था कि नन्नू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी कोई बात नहीं सुनता था। ठीक है मित्रों। वो किसी की भी कोई बात सुनता तक नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा उद्यमी और अड़ियल प्रकार का बच्चा है। ठीक है। कुछ दिनों बाद नन्नू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नन्नू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नन्नू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया और उसने अपने मित्रों के लिए कागज के कुछ हैट खरीदे। ठीक है मित्रों। उसने क्या किया? कागज के हैट खरीदे। आपने देखे होंगे जन्मदिन में आते हैं। ठीक है। उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलीथिन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथिन की थैली ना देकर कागज की थैली दी। नन्नू ने बहुत सी चीज़ें जैसे टॉफ़ी
और बिस्कुट भी खरीदे। उसे इन सभी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात ना मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को लेकर घर पहुंच गया। ठीक है मित्रों, तो ये उसकी कहानी है, आप ध्यान से सुनिए। नन्नू ने मित्रों के जन्मदिन पर दावत खाई। नन्नू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से उसकी पार्टी चल रही थी। आइए देखिए, ये देखिए, ये 16.8 चित्र। ये हमारा नन्नू सामान खरीद के ला रहा है। बेचारा बहुत ही चिंता में है कि मैं कैसे सामान लेके जाऊंगा, फिर भी वो खरीद के पहुंच गया। उसके सभी मित्रों ने नन्नू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हैट पहने। श्याम ने नन्नू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नन्नू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसने नन्नू द्वारा फेंके गए कागज की लुगदी से बनाए थे। ठीक है मित्रों, तो जो नन्नू ने कागज फेंक दिए थे उसकी लुगदी बनाकर ही श्याम ने ये सारी चीजें बनाई थी। यह नन्नू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखौटों के साथ अपने घर ले गए। ठीक है, क्या किया, मित्र अपने मुखौटों को साथ में घर ले गए। नन्नू बहुत उत्तेजित था। वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नन्नू घर वापस आ गया। उसका घर श्याम के गांव से कितना अलग है। ठीक है, उसका घर है जो, वो श्याम के गांव के घर से बहुत ही अलग है। वह गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसलिए वहाँ कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। ठीक है मित्रों, तो देखिए, अगर हम अपने आसपास सारी चीज़ों को साफ सुथरा रखेंगे तो हमें किसी कचरे बीनने वाले की भी आवश्यकता नहीं होगी। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखा, नाक भौं चढ़ाना छोड़ दिया। ठीक है मित्रों, अब जो घर के आसपास जो कचरा बीनने वाले बच्चे थे, पहले उन्हें देख के वो नाक भौं चढ़ा लेता था, अब वह इस प्रकार का काम नहीं करता। ठीक है, आपने भी अपने घर के आसपास दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए, उनके पास जीवन जीने के लिए उनके पास कुछ चारा नहीं होता। ठीक है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि क्षमा कीजिए, थोड़ी मुझे सर्दी हो गई है। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए कि वे एकत्रित किए गए कचरे का क्या करते हैं। देखिए मित्रों, वो क्या करते हैं, सारे कचरे को एकत्रित करके कबाड़ में बेच देते हैं। ठीक है मित्रों, तो वो कचरे से प्लास्टिक और लोहे की चीज़ों को एकत्रित करते हैं जिसे वो कबाड़ में बेच सकें। ठीक है मित्रों, वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता या तो होंगे नहीं। ठीक है मित्रों, या होंगे भी तो वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होंगे। ठीक है, जिसके कारण उन्हें यह काम करना पड़ता है। क्या वह अथवा उसकी मित्र विद्यालय जाता या जाती हैं। ठीक है मित्रों, तो ये बच्चे विद्यालय नहीं जाते। यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। इसका मुख्य कारण यही होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और इन्हें ये चीज़ सूझती भी नहीं है कि ये पढ़ने जाएं। ठीक है, उन्हें तो बस पैसों से मतलब रहता है। उनके पास किसी भी तरह से पैसे आना चाहिए, क्योंकि उनके माँ बाप ही उन्हें इस काम में लगा देते हैं और कुछ के माँ बाप नहीं होते, फिर भी वो लगे रहते हैं इसी काम में। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं। देखिए मित्रों, इनकी सहायता की जा सकती है, लेकिन उन्हें थोड़ी देर में ही समझ में आता है कि हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू से ही
बहुत ही ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस लो होता है और वो समझते हैं कि हम तो गरीब हैं और हम गरीब ही रहेंगे। उनमें इस बात का आत्मविश्वास भी नहीं आता कि हम कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, वो बहुत ही डरे हुए और सहमे हुए भी होते हैं। ठीक है, यदि उनसे कुछ पूछें तो कभी कभी वो कुछ बताते भी नहीं हैं। उनमें से कुछ बच्चे हो सकते हैं थोड़ी चालाक, लेकिन अधिकतर बच्चे कैसे होते हैं, डरे हुए एवं सहमे हुए से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी परिस्थितियों ने उन्हें वैसा बना दिया है। क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच तथा धातु की वस्तुओं, प्लास्टिक की थैलियों, पुराने नोटबुकों को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? तो ज़रूर आपने की होगी। ठीक है मित्रों, पुराने अखबार हम सभी, लोहे के सामान, प्लास्टिक के सामान हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। उससे बात करके पता लगाइए कि वह इस कबाड़ का क्या करता है। क्या शाम की भांति आप भी व्यर्थ कागज़ों से नया कागज़ बनाना चाहेंगे? तो हाँ मित्रों, मैंने बना के देखे थे, बनाए जा सकते हैं। ठीक है मित्रों, उसके लिए आपको कुछ क्रियाकलाप करना होगा। तो आइए इसमें आगे दिया है, तो हम पढ़ते हैं कि कागज़ का पुनः चक्रण आखिरकार होता कैसे है। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागज़ों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज़ का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त कोई तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। ठीक है मित्रों, तो इन सभी चीज़ों को चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। अपने फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, क्या ले सकते हैं? फ्रेम की जगह, तार के फ्रेम की जगह आप बड़े आकार की छलनी भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लेना है। इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में भरकर जल डाल दीजिए। कागज के टुकड़ों को जल में 1 दिन के लिए डूबा रहने दीजिए। अब इस भीगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। ठीक है मित्रों, अब आपको क्या करना है, गाढ़ी लुगदी बनाना है। अब फ्रेम पर जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। ठीक है, लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकिए। ठीक है मित्रों, अब देखिए, फ्रेम, जब आप वो लुगदी को फ्रेम पे रख लें या जाली पे रख लें तो उसे बराबर करने के लिए क्या करें, थोड़ी सा उसे ठोक दीजिए। फिर क्या करें, जल के बहकर निकल जाने की प्रतीक्षा कीजिए। अब आप उस लुगदी से जल के बहकर निकल जाने की प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल क्या हो जाए, सोख लिया जाए। ठीक है मित्रों, क्या होगा, कपड़ा और पेपर जल सोख लेगा। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे वह मुड़े ना। ठीक है मित्रों, आपको कुछ भारी वस्तु रख देना जिससे अखबार मुड़े ना। अगर अखबार मुड़ जाएगा तो हम जो कागज़ बना रहे हैं वो अच्छे से नहीं बनेगा। रंगीन कागज़ प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें क्षमा कीजिए मित्रों, रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने के पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियां, फूल की पंखुड़ियां तथा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्न वाला पुनः चक्रण का आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कागज का पुनः चक्रण किया वैसे ही हम हर वस्तु का पुनः चक्रण कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो पुनः चक्रण करके हम कचरे का निपटारा बहुत ही कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। अब प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। तो देखिए मित्रों, प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है या फिर अभिशाप। तो इस पॉइंट में हम समझेंगे कि प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है कि अभिशाप है। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता।
क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियों एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते? ठीक है मित्रों, क्या नहीं होते? पॉलीथीन के बैग एवं प्लास्टिक विगलित नहीं होते। देखिए, हमने क्रियाकलाप 1 में यह समझा था कि प्लास्टिक की चीजें क्या नहीं होती? विगलित नहीं होती। अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि प्लास्टिक की थैली का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है, क्योंकि यह आसानी से विगलित नहीं हो सकती। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। ठीक है मित्रों, देखिए आज के समय में प्लास्टिक हमारे लिए इतना ज़्यादा उपयोगी हो चुका है कि उसके बिना हम अपना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं? तो हाँ मित्रों, जैसे खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल, जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम लिख सकते हैं? तो हाँ मित्रों, जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न का फ्रेम प्लास्टिक का होता है, रेडियो का फ्रेम प्लास्टिक का होता है, कार के अंदर जो कुर्सी होती हैं, ठीक है, या जो हम गियर बदलते हैं, या जो हमारा एक्सीलेटर होता है मित्रों, ठीक है, ब्रेक होता है, उसके ऊपर कुछ कवर चढ़ा होता है, वो भी किसका होता है? प्लास्टिक या रबड़ का होता है। ठीक है मित्रों, जो हमारा जिससे हम और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी कार में और बसों में प्लास्टिक की होती हैं। ठीक है मित्रों, जैसे हैंडल, पकड़ने वाले हैंडल, वो भी प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम उसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही यार हाँ मित्र, देखिए थोड़ी सा पेज ऊपर हो गया था। आइए मैं फिर से पढ़ते हैं हम हमारे यहाँ से। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? देखिए, प्लास्टिक का उपयोग करना खुद वो अपने आप से समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या कब होती है? जब हम इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं और उसका फिर उस अपशिष्ट का अच्छे से निपटान भी नहीं करते। ठीक है, उसे ऐसे ही डला छोड़ देते हैं, फिर समस्या उत्पन्न होती है। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं, फिर भी हम यही क्रियाकलापों को बार बार दोहराते हैं कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्रायः प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन को संग्रहण के लिए, प्रायः ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती। इन थैलियों में पैक किए गए भोजन खाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रायः दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वाले द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो इसलिए हमें प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली थैलियों में खाद्य पदार्थ रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। ठीक है मित्रों, अनुमोदित प्लास्टिक मतलब जो स्वतः ही गल जाए या स्वतः ही विघटित हो जाए। ठीक है मित्रों, सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस मुक्त करते हैं। ये गैसें बहुत सी
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है उत्पन्न कर सकती है। ठीक है मित्रों, तो ये सारी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, अब आइए पहेली कुछ कह रही है। पहेली का यह सुझाव है कि विषैले पदार्थों के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्रों का पुनः चक्रण पृथक रूप से किया जाना चाहिए तथा इस पुनः चक्रित प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक की थैली के निर्माण में नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो देखिए, अगर हम स्वयं ही प्लास्टिक की थैली का उपयोग करना बंद कर दें, हम अपने घर से थैले को लेके जाएं, तो हमें प्लास्टिक की थैली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कि लोग प्रायः अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैली में भरकर बाहर फेंक देते हैं। तो क्या होता है जब इसे बाहर फेंक देते हैं? गली मोहल्ले में आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैलियों को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण इन जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई प्लास्टिक की थैली बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती हैं। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। ठीक है मित्रों, तो इस वजह से बाढ़ भी आ जाती है। भारी बारिश के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए हमें ये पॉलीथिनों को बाहर नहीं फेंकना चाहिए, कचरे गाड़ी में ही डालना चाहिए। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। तो देखिए मित्रों, पहुंचा क्या सकता है, पहुंचा ही रहा है, और हम इंसान अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसका उपयोग हमें पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपने साथ थैले को ले जाएं और उसमें सामान लाएं। ठीक है, प्लास्टिक की थैली को ना लें। ठीक है, अपने साथ एक थैला अवश्य रखें जिसमें आपको जब भी जो सामान लेना हो ताकि ले सकें। हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करेंगे। ठीक है, मैं तो देखिए क्या कर सकते हैं, अगर आप थैली ले ली है प्लास्टिक की थैली तो उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बार करें। ठीक है मित्रों, दुकानदारों से कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदी के लिए बाजार जाते समय घर से कपड़े अथवा जूट के थैले को लेकर जाएं। ठीक है, हम अपने खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैली का उपयोग ना करें। हम अपने संग्रहण के लिए क्या कर सकते हैं, डिब्बे का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे स्टील या एल्यूमिनियम के डिब्बे होते हैं उनमें हम अपने खाद्य पदार्थ रख सकते हैं। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैली इधर उधर ना फेंकें। हम प्लास्टिक के थैलों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी ना जलाएं। ठीक है मित्रों, प्लास्टिक की वस्तुओं को हमें कभी भी नहीं जलाना चाहिए। हम कचरे को प्लास्टिक की थैली में ना भरें। ठीक है, प्लास्टिक की थैली में हमें वो कचरा भर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट को विवेकपूर्ण निपटान कर सकते हैं। हम कागज पुनः चक्रित कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम कागज को पुनः उपयोग कर सकते हैं। हम कागज की दोनों ओर लिखे रफ कार्य के लिए स्लेट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, हम कागज की दोनों ओर लिखें। ठीक है, क्या करें, हम कागज की दोनों ओर लिखें। ठीक है, एक तरफ ना लिख के दोनों ओर लिखना चाहिए। रफ कार्य के लिए हम स्लेट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी जो रजिस्टर है या कॉपी है वो व्यर्थ नहीं होगी। अभ्यास पुस्तिका में बिना छूटे हुए कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हम बहुत सी अनावश्यक कामों को रोक सकते हैं। हम अपने परिवार, मित्रों, अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। देखिए मित्रों, ये सबसे कठिन काम है कि किसी दूसरे को प्रेरित करना। वो उल्टा हमें अपन को ही सिखाने लगेगा, अरे तुम ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो। ठीक है मित्रों, तो अगर वो समझदार व्यक्ति होगा तो वो खुद ही ये सारे काम नहीं करेगा,
लेकिन बहुत से लोगों को ये बात समझाना एक बहुत ही टेढ़ी बात है कि वो समझ जाए, वो उल्टा अपन को ही सिखाने लगेंगे या उल्टा अपने ऊपर भड़कने लगेंगे कि तुम्हें क्या करना है ना मित्रों। क्योंकि ऐसी घटना मेरे साथ हो चुकी है जिसकी वजह से मेरी लड़ाई भी हो गई थी। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये समझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज की दुनिया में पढ़े लिखे मूर्खों की कोई कमी नहीं है। ठीक है मित्रों, आइए आगे पढ़ते हैं। प्लास्टिक के ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए तथा चर्चा कीजिए। ठीक है मित्रों, तो हम किस प्रकार से प्लास्टिक की ज़रूरत को कम कर सकते हैं इसके बारे में हमें सोचना है। ठीक है मित्रों, तो देखिए हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बहुत सी चीज़ों के जरिए हम उन्हें कम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी क्या है, सुविधा के लिए आदमी इन सारी चीज़ों का उपयोग अधिक करता है। जैसे कि वो थैला अपने साथ नहीं ले जाता, क्योंकि उसे थैला ले जाने में पता नहीं क्यों भार लगता है। वहाँ से वह बाहर से पॉलीथीन ले लेगा, लेकिन घर से थैला नहीं ले जाएगा। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाना हमें उतना ही अधिक कठिन होगा। ठीक है मित्रों, तो हम स्वयं से ही कचरे को कम से कम उत्पन्न करें, जिससे हमें उससे छुटकारा पाने में आसानी हो। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा आज का पाठ, जिसमें हमने समझा कि कचरे का किस प्रकार से हमें निपटारा करना है और उसका किस प्रकार से संग्रहण करना है। अब आइए इस पाठ के कुछ प्रमुख शब्द देख लेते हैं, जैसे अपशिष्ट, कचरा, भराव क्षेत्र, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, पुनः चक्रण। तो इन सारी शब्दों को हमने इस पाठ में पढ़ा। ठीक है, अब आइए निष्कर्ष देख लेते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। भराव क्षेत्र वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। ठीक है मित्रों, जब ये गड्ढा वाला क्षेत्र पूरा भर जाता है तो इसके ऊपर क्या बना दिया जाता है, पार्क बना दिया जाता है। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे तथा जंतु अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्ट कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। ठीक है मित्रों, कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्ट द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। ठीक है मित्रों, कंपोस्ट द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थ में परिवर्तित करना संभव नहीं है। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बड़ी मात्रा से निपटने के उपाय खोजने चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा क्या निष्कर्ष। ठीक है, अब आइए हम प्रश्न उत्तरों के बारे में देख लेते हैं। हमारा अभ्यास पढ़ते हैं और इसके उत्तर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। तो किस प्रकार के, जैसे सिरका युक्त मांस, प्लास्टिक के टुकड़े, ठीक है, पॉलीथीन के टुकड़े, इन सारी चीज़ों को वो कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। ठीक है, क्या आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुए के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ तो उसका नाम जानने का प्रयास कीजिए, उसका चित्र भी बनाइए। यहाँ से पढ़ना। आइए मित्रों, अब हम अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास का समय है। ठीक है मित्रों, तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोजिट में परिवर्तित नहीं करते। तो देखिए मित्रों, जो भी हमारा प्लास्टिक कचरा होता है, प्लास्टिक का कचरा और सिंथेटिक कपड़े, पॉलीथीन बैग, टूटे हुए कांच के टुकड़े, एल्यूमिनियम, नाखून, मांस, मछली, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, खट्टे पदार्थ, अचार, इन सारी पदार्थों को लाल केंचुए कंपोजिट में परिवर्तित नहीं कर सकते। और जितने भी
गैर बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं हैं उन्हें भी लाल केंचुए कंपोजिट में परिवर्तित नहीं करते। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपने अपने कंपोजिट गड्ढे में लाल केंचुए के अतिरिक्त अन्य जीवों को देखा है? यदि हाँ तो उनका नाम जानने का प्रयास कीजिए, इनका चित्र भी बनाइए। तो देखिए मित्रों, हमें उस गड्ढे में बहुत से कीड़े मिल सकते हैं, जैसे गुबरीला हो गया। ठीक है, क्या हो गया मित्रों? गुबरीला हो गया, मकड़ी हो गई, मक्खी हो गई। ठीक है, मक्खी, छोटे सूक्ष्म जीव, बड़े कीड़े, ये सारी चीज़ें भी हमें हमारे उस कंपोजिट गड्ढे में मिल सकती हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि चर्चा करना है हमें। यहाँ पे 2 प्रश्न दिए हुए हैं जिन पर हमें चर्चा करना है। तो पहला है, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? तो नहीं मित्रों, कचरे का निपटान केवल सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है, यह हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम कचरे का अच्छे से निपटारा करें और उस पर नियंत्रण पाएँ। ठीक है मित्रों, सरकार के साथ हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि हम कचरे का निपटान अच्छी तरीके से करें। हम उन प्रकार की वस्तुओं का कम इस्तेमाल करें जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ठीक है मित्रों, किन वस्तुओं का कम उपयोग करें? जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं हो गई जिन्हें हम फिर से उपयोग में नहीं ला सकते। ठीक है मित्रों, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया। तो ऐसी चीज़ों को, कांच की वस्तु अगर आपकी टूट गई है तो उसे अच्छे से एक जगह किनारे में आप स्वयं गड्ढे में गाड़ सकते हैं, और कचड़े को फेंकने से पहले एक बार उसे अवश्य देख लें कि वह कचड़ा फेंकने लायक भी है या नहीं, या फिर उसमें से कुछ हम उसमें किसी और उपयोग में उस वस्तु को ला सकते हैं जो हमारे लिए अभी अनुपयोगी है। ठीक है मित्रों, और कचड़े के डिब्बे में हम फेंकते समय, ठीक है, कचड़े के जो डिब्बे होते हैं उनमें हम कचड़े को अलग अलग फेंकें। ठीक है मित्रों, जिसमें जो अलग अलग होते हैं, हमने पढ़ा था एक हरा डिब्बा होता है और एक नीला डिब्बा। ठीक है, तो नीले डिब्बे में हम डालते हैं क्या, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होते हैं उनको हम नीले डिब्बे में डालते हैं, और हरे डिब्बे में हम उन पदार्थों को डालते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने घर के आसपास सफाई रखें। जो हमारी कचड़े की गाड़ी आती है हम उसमें ही कचड़ा डालें। और हमें एक मुख्य बात है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, वो ये है कि जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उनका उपयोग हम कम से कम करें। ख़ास तौर पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना के बराबर करें, जिससे हमें कचड़े से निपटने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है मित्रों, बहुत ही मदद मिलेगी कचड़े के निपटान के लिए। क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? तो हाँ मित्रों, कचड़े से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है। किस प्रकार से संभव है? देखिए, हम बहुत सारे रिसाइकिल प्लांट लगा सकते हैं, और वहाँ पे हम ऐसी चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं जो रिसाइकिल होने लायक हैं। ठीक है मित्रों, हम जगह जगह पे कचरों के डिब्बे बना सकते हैं, और जिनमें हम अलग अलग चीज़ों को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे लोहे की चीज़ को हम अलग डिब्बे में डाल सकते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों को एक अलग डिब्बे में डाल सकते हैं, और जो हमारा रसोई का कचरा होता है उसे हम अलग डिब्बे में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कुछ चीज़ों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि धातु की चीज़ अलग और कांच की चीज़, प्लास्टिक की चीज़ एक डिब्बे में। इस प्रकार से क्या होगा, वर्गीकरण करने से क्या होगा, हमें कचरे संबंधी समस्या नहीं होगी। ठीक है, या उसे हम आसानी से निपटा सकेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, और जो एक बात मैंने आपसे पहले भी बोली थी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उन वस्तुओं का विकल्प खोजना चाहिए, है ना मित्रों। जो वस्तुएं हमें, जैसे पॉलीथीन हो गई, तो इस पॉलीथीन का हमें विकल्प खोजना चाहिए कि इसकी जगह हम क्या चीज़ उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कदम हमें छोटे छोटे कदम उठाना चाहिए जिससे हम कचरे का निपटान संबंधी समस्याओं को कम कर सकें। ठीक है मित्रों, आइए अब अगला देखते हैं। क्या घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? तो देखिए मित्रों, जो हमारे घर में भोजन बचता है, पहली बात तो मेरे घर में भोजन बचता ही नहीं है, इतना ही बनता है कि सबके लिए हो जाए और ना बचे। ठीक है मित्रों, अगर जैसे वो बचता भी है तो अगर वो ज़्यादा पुराना हो गया है तो फिर उसे गाय को खिला देते हैं, नहीं तो हम उसे क्या करते हैं, उसे एक दिन बाद भी हम खा सकते हैं। ठीक है मित्रों,
या फिर अगर तुरंत बचा हुआ भोजन है, आपके यहाँ बहुत सारा भोजन बना है, आपके यहाँ कोई फंक्शन था, तो अब उस बचे हुए भोजन को हम क्या कर सकते हैं, गरीबों में बांट सकते हैं। ठीक है मित्रों, उसे फेंकने की बजाय, जानवरों को खिलाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, उन गरीबों में, सड़क पे जो फुटपाथ पे जो व्यक्ति बैठे रहते हैं, उन सभी में हम उस बचे हुए खाने को बांट सकते हैं। ठीक है मित्रों, यदि आपको एवं आपके मित्र को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? तो देखिए मित्रों, मैं अगर किसी पार्टी में जाता हूँ और मुझे यह विकल्प दिया जाता है कि आप प्लास्टिक की प्लेट लेंगे अथवा केले का पत्ता लेंगे, तो मैं क्या करूँगा, केले का पत्ता लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि देखिए प्लास्टिक एक तो हानिकारक होता है। ठीक है, प्लास्टिक कैसा होता है, हानिकारक होता है, और प्लास्टिक आसानी से कंपोजिट भी नहीं होता। ठीक है मित्रों, वो क्या नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं होता। इसलिए क्या लेंगे हम, मैं तो केले का छिलका, केले का पत्ता लूँगा। उस केले के पत्ते पे मैं भोजन करूँगा, क्योंकि ये केले का पत्ता हमारे स्वास्थ्य के लिए हानि भी नहीं पहुँचाएगा और प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानि पहुँचाता है। ठीक है मित्रों, तो इसलिए मैं क्या चुनूँगा, केले का पत्ता चुनूँगा, क्योंकि ये हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई भी हानि नहीं पहुँचाता और प्रकृति के लिए भी कोई भी हानि नहीं पहुँचाता। ठीक है मित्रों, अब आइए प्रश्न 4 देखते हैं। विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े एकत्रित कीजिए, पता कीजिए कि इनमें से किसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो देखिए मित्रों, अधिकतर जो भी कागज होते हैं हमारी कॉपियों में, हमारी कॉपी हो गई, पुस्तक हो गई, अखबार हो गए, इन पत्र हो गए, ठीक है, जो हमारे घरों में क्या बोलते हैं उनको, वो आते हैं, शादी के कार्ड हो गए, ठीक है, जो कार्ड आते हैं, निमंत्रण आमंत्रण पत्र आते हैं, वो सारे ही क्या किए जा सकते हैं, उनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। अगर उन कार्डों पे पॉलीथीन चढ़ी भी होती है तो उसे गलाने के बाद उस पॉलीथीन को निकाल के उसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो जो भी कागज होता है उसका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। लेंस की सहायता से कागज की उन सभी टुकड़ों का प्रेक्षण कीजिए जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्रित किया था। ठीक है मित्रों, देखिए इसमें क्या करना है, जो हमने ऊपर वाले प्रश्न में अलग अलग कागज के टुकड़ों को एकत्रित किया था, जैसे अखबार, पुस्तक, पत्र, ठीक है मित्रों, या आमंत्रण पत्र, हमारी कॉपी, इन सभी चीज़ों को हमने इकट्ठा किया था, तो उन्हें लेंस से देखना है। क्या आप कागज की नई सीट एवं पुनः चक्रित कागज की सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? तो हाँ मित्रों, जो हमारा नई कागज की सीट होती है, जो हमारी मान लीजिए नई कॉपी हम लेके आए हैं, तो वो कॉपी अच्छी होती है, बिल्कुल जैसा अभी आप स्क्रीन का कलर देख रहे हैं, सफ़ेद कलर, इस कलर की वो होती है हमारी कागज की सीट। लेकिन जो पुनः चक्रित कागज की सामग्री होती है वह कैसी होती है, उसमें बहुत से कलर के, बहुत से रंगों के पेपर मिले हुए होते हैं, इसलिए वो वाला पेपर कैसा होता है, थोड़ी डार्क कलर का होता है, उसका कलर गाढ़ा होता है। ठीक है मित्रों, आपने देखा ही होगा, जैसे हम रफ और फेयर कॉपी बोलते हैं, तो रफ कॉपी का कलर थोड़ी सा डल रहता है और जबकि हमारा फेयर कॉपी का कलर फेयर होता है। ठीक है मित्रों, इसलिए हम उसे फेयर कॉपी बोलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम स्मूथ होती है, उस पर लिखाई बहुत ही अच्छी आती है। और जो हमारी रफ़ कॉपी होती है वो थोड़ी सी खुरदरी भी होती है और उस पर हमारी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आती जितनी एक फेयर कॉपी में आती है। अब देखिए प्रश्न 5वां है कि पैकिंग में उपयोग, प्रश्न 5वें का है। ठीक है मित्रों, पैकिंग में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्रित कीजिए, इनमें से प्रत्येक का विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग किया था, समूह में चर्चा कीजिए। ठीक है मित्रों, तो हमें प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग हुआ था ये भी साथ में बताना है। तो देखिए मित्रों, ध्यान से सुनिए आप, जैसे कि एक होता है बॉक्स, ठीक है, पुट्ठे का बॉक्स, ठीक है, क्या, पुट्ठे का बॉक्स। तो ये जो पुट्ठे का बॉक्स होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं हम, पुट्ठे का बॉक्स यूज़ किया जाता है कार्डबोर्ड। ठीक है मित्रों, कार्डबोर्ड का जो बॉक्स होता है, देखिए उसमें क्या क्या आता है, जूते, चप्पल, ठीक है, या टीवी आती है हमारी, टीवी आपने देखे होंगे, कार्टून जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्टन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनमें आती हैं, फ्रिज हो गया, कंप्यूटर हो गया,
कूलर हो गया, ये सारे उन्हीं में पैक होके आते हैं बड़े बड़े कार्टन्स में, जो कि कार्डबोर्ड के बने होते हैं। ठीक है मित्रों। उसके अलावा पैकेजिंग में उपयोग होता है, क्या होता है पैकेजिंग में, पॉलीथीन का बैग। ठीक है मित्रों, पॉलीथीन का बैग भी पैकेजिंग में उपयोग होता है, जैसे खिलौने हो गए। ठीक है, जो हमारा कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड के अंदर जो जूते रखे होते हैं, उन जूतों पे पहले पॉलीथीन लगाई जाती है, उसके बाद उसे कार्डबोर्ड में रखा जाता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे पेंसिल बॉक्स हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ है जिसे वाटर प्रूफ करना ज़रूरी है, तो उसे पॉलीथीन बैग में रख दिया जाता है। ठीक है, जो भी हम किसी को अगर पत्र भेज रहे हैं तो उसे भी हम एक बार पॉलीथीन बैग में रखते हैं, फिर उसके ऊपर से एक और बैग चढ़ा के फिर उसे भेजते हैं। ठीक है मित्रों। लकड़ी के बक्से में भी आती हैं बहुत सी चीज़ें, जो चीज़ें जैसे कांच की चीज़ें हैं, कुछ कांच की चीज़ें किस में रख के आती हैं, लकड़ी के बक्से में। ठीक है, जूट के बैग में हम सब्जी लेके आ सकते हैं। जूट के बैग में माल ढुलाई होती है, जैसे गेहूँ, अनाज की ढुलाई होती है, गेहूँ, प्याज, लहसुन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है मित्रों, तो ये सारी पैकेजिंग के उदाहरण थे। अब अगला प्रश्न क्या है, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती थी। ठीक है मित्रों, तो पैकेजिंग की सामग्री हमें ऐसा उदाहरण देना है जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती थी। देखिए मित्रों, मान लीजिए आप अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट पैक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो अच्छी खासी एक बुक है। क्या है, एक वो बुक है। अब आपने मान लीजिए उस बुक को पहले एक कागज़ से लपेटा। ठीक है, उसको एक चारों तरफ उसको कागज़ से लपेटा, फिर उसके बाद आपने उसको एक बॉक्स में रखा। फिर बॉक्स में रखने के बाद उसके ऊपर फिर से आपने पॉलीथीन रैप की। ठीक है, जो रैप पेपर आता है मित्रों, जो अच्छी कलरफुल पॉलीथीन्स होती हैं, आपने उसके ऊपर वो पॉलीथीन रैप की। फिर उसके ऊपर क्या लगाया मित्रों, आपने लेस लगाई, कागज़ की एक डिज़ाइन आती है, उसको वो लगाई आपने। ठीक है, फिर आपने उसके ऊपर एक नेम प्लेट लगाई। तो इस प्रकार से आपने ये पैकिंग करी पूरी। अब आप इस पैकिंग को कम भी कर सकते थे। आपको यहाँ पे उस बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें आपने वो बुक रखी है। आप बुक को सीधे ही रैप पेपर से रैप कर सकते हैं, चमकीली पन्नी जो होती है उससे डायरेक्ट ही चढ़ा सकते हैं, और आप उस पे एक छोटा सा फूल लगा सकते हैं। बड़ा वाला वो कागज़ लगाने की जगह आप एक छोटा सा फूल लगा सकते हैं और अपनी नेम प्लेट लगा के उसको दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आप पैकेजिंग को कम कर सकते हैं। ठीक है, और जो पैकेजिंग है, अगर आपके पास मान लीजिए कोई आपको भी किसी ने गिफ्ट दिया। ठीक है मित्रों, तो आप जो भी पैकेट में जो भी उसके ऊपर रैपिंग थी, जो भी सजाया गया था उसके ऊपर से, उसे भी आप क्या कर सकते हैं, उस पैकेजिंग को आप आसानी से अच्छे से सावधानी पूर्वक निकाल के उस पैकेजिंग को रख सकते हैं, और फिर से आप किसी दूसरे के लिए उस पैकेजिंग का फिर से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हम पैकेजिंग की मात्रा को कम कर सकते हैं। जब हमने वो एक पैकेजिंग का जो एक गिफ्ट पेपर, रैप पेपर था, जो हमने बचा लिया, हमारे पास जो गिफ्ट आया, तो वो क्या हो गया, अब वो बच गया। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें बाहर, एक तो हमारे पैसे बच गए। ठीक है मित्रों, क्या हो गया, एक तो हमारे पैकेजिंग के पैसे बच गए। ठीक है, हम उसे स्वयं ही पैक करके किसी और को भी गिफ्ट दे सकते हैं उसके अंदर। ठीक है मित्रों, तो इससे क्या हो गया, उसका 2 बार उपयोग हो गया, है ना मित्रों। तो इससे क्या हो गया, जो एक सादा पेपर था, जो अच्छा पेपर था पैकेजिंग का, वो बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, समाज में कचरा कम फैलेगा। अब देखिए, पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ती जाती है, इस विषय पर एक कहानी लिखिए। तो देखिए मित्रों, कैसे बढ़ती जाती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर उदाहरण दिया था। क्या करते हैं, हम सभी क्या करते हैं, जैसे हमें कहीं पे किसी चीज़ को हमें भेजना है, तो हम उसे इतना ज़्यादा रैप कर देते हैं कि उसकी उतनी ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए बुक का उदाहरण लें, तो देखिए, बुक पे पहले आपने एक पेपर लगाया। ठीक है, पेपर लगाने के बाद आपने उसको एक बॉक्स में रखा। ठीक है, बॉक्स में रखने के बाद फिर आपने उस पर गिफ्ट पेपर लगाया।
तो देखिए आपने उसमें क्या दो अनावश्यक चीज़ें उपयोग की, एक तो डिब्बा अनावश्यक था आपके लिए, और साथ में आपने उस पर पेपर लगाया वो भी अनावश्यक था। तो इससे क्या हुआ, इसी तरीके से ये दो चीज़ें, ठीक है, आपने एक वो पेपर लगा दिया एक्स्ट्रा और ये एक बॉक्स लगा दिया। तो ठीक है मित्रों, एक ये बॉक्स लगा दिया आपने एक्स्ट्रा और एक वो पेपर था, वो पेपर आपने एक्स्ट्रा बड़ा पेपर उसके ऊपर इस तरीके से लपेटा होगा। तो ये दो चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। और साथ में एक तीसरी चीज़ आपने उसके ऊपर एक रैप पेपर भी चढ़ा दिया। तो इस प्रकार से तीन चीज़ों का उपयोग हो रहा है एक बुक को रैप करने के लिए या उसकी पैकेजिंग में, ठीक है। तो अब देखिए इसी प्रकार से क्या होगा, अब ढेर सारे, मान लीजिए 100 लोग यही क्रियाकलाप 100 लोग करते हैं, ठीक है मित्रों। कितने लोग करते हैं, 100 लोग करते हैं। तो देखिए कितना सामान लगेगा, 300 सामान लगेगा। कितने सामान लग जाएंगी, 300 वस्तुएं उस एक इसी प्रकार से क्रिया में 300 लगेंगी। जबकि हम उस पुस्तक पे मात्र गिफ्ट पेपर रैप कर देंगे तो क्या होगा, उससे भी हमारा काम हो जाएगा सिर्फ गिफ्ट पेपर रैप करने से। तो एक चीज़ उपयोग होगी। अब एक चीज़ को जब 100 लोग उपयोग करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ हमें 100 चीज़ें लगेंगी मित्रों, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें हम लगा रहे थे तो 300 चीज़ें लग रही थी। अब हम मात्र एक गिफ्ट पेपर लगा रहे हैं तो हमें मात्र 100 चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। तो 100 देखिए 200 चीज़ें हमारी बच गई। इससे क्या हुआ, इससे प्रकृति की भी हानि नहीं हुई। इससे क्या नहीं हुआ, अति दोहन नहीं हुआ, ठीक है मित्रों। इससे क्या नहीं हुआ, अति दोहन भी नहीं हुआ और हमारी चीज़ें बच गई, ठीक है मित्रों। तो हमें इसी प्रकार से सारी चीज़ों में सोचना चाहिए कि हमें बचाना है, ठीक है मित्रों। क्या करना है, हमें बचाने के बारे में सोचना चाहिए, फिजूल चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है मित्रों। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और आप अपने मन से भी इस प्रकार की कहानी को बना सकते हैं और समझा सकते हैं, ठीक है मित्रों। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्या आपके विचार से रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोजिट का उपयोग उत्तम होता है? तो हाँ मित्रों, रासायनिक उर्वरक की जगह हमें कंपोजिट का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखिए मित्रों क्या होता है, कंपोजिट है जो हमारा, जो कंपोजिट हम बनाते हैं वो बहुत ही आसानी से बन जाता है, ठीक है मित्रों। उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होती। कंपोजिट हमारा आसानी से बन जाता है। जो हमारे पास खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम नहीं खाते, जैसे पत्तेदार सब्जी हो गई, ठीक है, या फल हो गए, फलों जो सब्जी हम काटते हैं उसके छिलके हो गए, पत्ते हो गए, सूखी लकड़ियाँ हो गई, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम कहाँ एक गड्ढे में डाल सकते हैं और उसमें हम केचुए को डाल के उस कंपोजिट खाद को बना सकते हैं। इसमें हमें कुछ भी नहीं लगा, जो भी हमारा घर का रसोई का अपशिष्ट था सिर्फ वो लगा, ठीक है मित्रों। देखिए आप इसके लिए ऊपर क्रियाकलाप पढ़ सकते हैं, मैंने क्रियाकलाप में ये सारी चीज़ें समझाई थी, ठीक है। तो देखिए एक कंपोजिट बनाने में हमें घर का ही सामान लगा और कुछ भी नहीं लगा, और हम उसमें केंचुए डाल देंगे, लाल केंचुए डाल देंगे तो वो केंचुए कुछ ही हफ्तों में बढ़ जाएंगे, ठीक है मित्रों। क्या हो जाएंगी, कुछ ही हफ्तों में उनकी संख्या डबल हो जाएगी। फिर हम उन्हें उसमें से हम उस खाद को निकाल के फिर से हम उसमें वो उनके खाने के लिए चीज़ें डाल सकते हैं। वो फिर से उसे खा के और उसकी खाद बना देंगे, ठीक है मित्रों। लेकिन रासायनिक उर्वरक क्या करेगा, रासायनिक उर्वरक हमें बार बार खरीद के लाना पड़ेगा, और जब हम इसका अत्यधिक उपयोग कर लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी धरती की हमारी उर्वरक क्षमता कम होती है, ठीक है मित्रों। और रासायनिक उर्वरक हमारी धरती को बंजर बनाते हैं, साथ ही ये हमारी प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं। और रासायनिक उर्वरक के उपयोग से की हुई जो फसल हम खाते हैं उससे हमारे स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचती है। जबकि कंपोजिट के उपयोग की हुई फसल जो हम खाएंगे, जब वो फसल पक जाएगी तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगी, ठीक है मित्रों। रासायनिक उर्वरक से क्या होता है, ये हमारे प्रकृति में अच्छे से अपघटित नहीं हो पाती और फिर नदी नालों में मिलके भी वहाँ के जलीय जंतुओं को भी नुकसान पहुँचाती है, ठीक है मित्रों। जबकि कंपोजिट क्या है, ये पूर्ण रूप से अपघटित हो जाती है और मिट्टी में यह पूर्ण रूप से मिल जाती है, इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होती, ठीक है। और रासायनिक उर्वरक जैसे मैंने आपको बताया पर्यावरण के साथ जीव जंतु और हमें भी नुकसान पहुंचाती है, जबकि कंपोजिट इस प्रकार से
कुछ भी नहीं करती। ठीक है मित्रों, इसलिए कंपोजिट क्या है, ज़्यादा उत्तम है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको आज के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारा आज विज्ञान पूरा कंप्लीट होता है। विज्ञान कक्षा 6 के 16 के 16 पाठ मैंने इसमें आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है मित्रों, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भूगोल। ठीक है मित्रों, क्या पढ़ेंगे मित्रों, हम इसके बाद भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।